Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Rabneet Kaur from the Scholar Sata and आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग. तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. जो पहली वीडियो थी हमारी +1 की, उसमें मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग एंड उसके स्टेप्स डिस्कस किए थे. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है देन नो वरीज, आज हम दोबारा से उसे को डिस्कस करेंगे एंड आगे जितने भी टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर बात करें इस चैप्टर में तो इसमें हम मेनली पहले मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे. उसके बाद प्रोसेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अकाउंटिंग की, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल डिस्कस दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में कितनी ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट कम्स टू दी पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का. उसके बाद जैसे हम सबको बताया कि हर चीज के कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं. उसके बाद हम उसके लिमिटेशंस जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट कम्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द लास्ट टॉपिक विल बी आर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. ये 3 टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू दी वीडियो. तो सबसे पहले अगर बात करें अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. तो याद रखना ये सबसे बेसिक एंड सिंपल जो है मीनिंग है अकाउंटिंग का, कि सबसे पहले जो अकाउंटिंग होती क्या है वो एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की. So if I ask what is the purpose of any language, किसी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है. किसी भी लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अब वैसे ही अकाउंटिंग जो है ये लैंग्वेज होती है जिसमें विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. हम बात कर सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. सो सिमिलरली अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज होती है बिजनेस की, जिसके थ्रू बिजनेस अपने जितने भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस के रिलेटेड, मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसे वो कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स तक. कहाँ तक? यूजर्स तक. जितने भी इसके यूजर्स होते हैं उन तक ये अपनी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें पहुंचाती है, कन्वे करती है. सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दैट इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. याद रखना, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. अब आगे चलते हैं. अगर डिटेल इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस एंड यही कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर क्वेश्चन आए कि प्रोसेस बताओ या कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो ये ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे एंड प्रोसेस या फिर स्टेप्स भी ही होंगे अकाउंटिंग के. तो याद रखना अकाउंटिंग में ये 7 एक्टिविटीज हैं, ये 7 जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग का प्रोसेस डिफाइन करते हैं. ये एंड इसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ये ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ही चलेंगे. सबसे पहले आता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज. मनी रिलेटेड मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आएगा मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन कम समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग या फिर एनालिसिस. एनालिसिस भी बोला जाता है, एनालिसिस, एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस देम ब्रीफली. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन का. आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? फाइंड आउट व्हाट द बिजनेस एक्टिविटीज हैपन, व्हाट द बिजनेस एक्टिविटीज हैपन. सो फर्स्ट कम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिजनेस में
हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन मॉनेटरी फॉर्म। मॉनेटरी फॉर्म में उन्हें मेजर किया जाता है, मॉनेटरी फॉर्म के बेसिस पे उन्हें मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है मेजरिंग, असाइनिंग अ मनी वैल्यू टू द ट्रांजैक्शंस। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब उन ट्रांजैक्शन को मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन मॉनेटरी टर्म में, एक कॉमन मॉनेटरी टर्म में उन्हें मेजर किया जाता है। जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं उस कंट्री की करेंसी, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, ठीक है, रुपी है। तो ये क्या है, हमारी कॉमन मॉनेटरी टर्म है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को विद द हेल्प ऑफ बिल्स या रिसीट्स के बेसिस पे। उसके बाद आता है मेजरिंग देम इन द कॉमन मॉनेटरी टर्म। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप इज द रिकॉर्डिंग विद द राइट द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, जो थर्ड स्टेप है इसमें हम जितनी भी एंट्रीज हैं अपनी बुक्स में या अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, इसमें बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोला जाता है, जर्नल को बोला जाता है। जो ट्रांजैक्शंस है सबसे पहले जिस बुक में एंटर की जाएंगी उन्हें कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ जर्नल, ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे बोला जाएगा, जर्नल को बोला जाएगा। एंड नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप दैट इज क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस इन द लेजर। तो क्लासिफाई में हम मेनली जो है वो ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, एक टाइप के ट्रांजैक्शंस को या एक टाइप की एंट्रीज को एक जगह या एक ग्रुप में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज अकाउंट से रिलेटेड बुक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे आपने कोई रॉ मटेरियल बाय किया है या कोई भी आइटम बाय की है, तो वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी, हम रिकॉर्ड करेंगे उसे परचेज अकाउंट में या फिर परचेज बुक में। तो मेनली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं इन द बुक नेम्ड लेजर। क्या नाम है, लेजर। तो सबसे पहले हमने जर्नल बना लिया, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। अब आता है फिफ्थ स्टेप दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर समरीज लाइक द ट्रायल बैलेंस। तो समरी में वी मेनली मेक द समरी ऑफ आवर लेजर अकाउंट। तो जितने भी क्लासिफाइड डाटा है उसे प्रेजेंट किया जाता है इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल एंड इन अ यूजफुल मैनर। तो ये मेनली किया जाता है ताकि जितने भी हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो जितने भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको समझ सकें एंड उसे वो यूज कर सकें। तो समरी बनाते कैसे हैं हम, तो समरी में हम मेनली विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। समरी में सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ स्टेप दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है ये हम एक ही स्टेप में इंक्लूड करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप है जिसमें हम जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, इनसे समझ में क्या आ रहा है। तो सिक्स स्टेप में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक जजमेंट फॉर्म करते हैं, जो भी जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स है इसमें फिफ्थ स्टेप में बनाई जाती हैं। इन अकाउंट्स वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है, जिससे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अकाउंटिंग रेशियोज हो गई, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज हो गई, एंड उसके बाद हमारी
कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होगी, तो उनके थ्रू जो है हम एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन परफॉर्म करते हैं। एंड नाउ कम द लास्ट स्टेप, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, अब हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी एंड फाइनली इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे हम टू द टॉप मैनेजमेंट। कहां तक? टॉप मैनेजमेंट तक, जो टॉप मैनेजमेंट हैं, ताकि जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी यूजर्स हो गए, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, उस रिपोर्ट को यूज कर सकें, ठीक है, उसे उन तक कम्युनिकेट करेंगे ताकि वो आगे फाइनेंशियल डिसीजंस बना सके। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं? इसी ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे बनते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस से रिलेटेड उन्हें। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को मनी रिलेटेड फॉर्म, जितने भी मॉनेटरी फॉर्म में है, कॉमन मॉनेटरी टर्म में, उन्हें मेजर किया जाता है। देन कम्स रिकॉर्डिंग, जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम जितने भी जो ट्रांजैक्शन है जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, उसे हम एक ही ग्रुप में या एक ही बुक में हम रिकॉर्ड कर पाए। देन कम दिस समराइजिंग, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह बनाएंगे, टूल्स हो गए जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होगी, उनसे समझ में क्या आ रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। एंड नाउ द फाइनल स्टेप विल बी कम्युनिकेटिंग, जो भी उस रिपोर्ट से निकल के आ रहा है उसे हम टॉप मैनेजमेंट तक कन्वे करेंगे ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजंस बना सकें। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस, अब अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इनका मतलब क्या है? जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ business financial transactions to show its profit, losses, assets and liabilities। अब इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, उन्हें समराइज करते हैं और उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है बिफोर कम्युनिकेटिंग देम बिफोर द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स तक पहुंचाने से पहले इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, इन्हें इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, तो इसमें मेनली हम क्या क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई। तो ये 4-5 चीजें हम इसमें बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है कि फाइनेंशियली बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमारा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, हमें वो पता लग जाती है। ओके, तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। याद रखना इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम मोस्टली जितने भी कॉस्ट रिलेटेड डाटा है उनको रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी प्रोसेस में, ऑपरेशन में, एक्टिविटी में जितना भी खर्चा हो रहा है, कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, उसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कॉस्ट पता करते हैं ताकि खर्चों पर हम कंट्रोल कर सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। इसका मेन मोटिव होता है रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग मतलब कम से कम खर्चा हो, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर कोई आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यही चाहोगे ना कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा से ज्यादा हो और खर्चा कम से कम हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का यही मोटिव है, ताकि हमें पता चल सके हमारा खर्चा कितना हो रहा है, ताकि हम उस पर रोक लगा सके एंड उसे मिनिमाइज कर सके, कम से कम हमारा खर्चा हो। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब। नाउ कम्स टू द थर्ड ब्रांच, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट जनरेट द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो चाहिए होती है टॉप मैनेजमेंट को, वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। तो वेरियस टूल्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज मैंने बताया, बजटिंग हो गया, बीईपी एनालिसिस हो गया, सीवीपी एनालिसिस हो गया, ये सारे बनाए जाते हैं। एंड इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है वो लेती हैं, एंड उसके बेसिस पे जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजंस फॉर्म करती है। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 टाइप की ब्रांचेस बता दी मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पस क्या है अकाउंटिंग का? इट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? तो सबसे पहले आता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। तो मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंट में पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि किस टाइप से हमें जर्नल बनाना है, उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं, एंड देन कम द वेरियस अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट्स वगैरह होगी। तो ये जो रिकॉर्डिंग है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हजारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एंड इट्स रियली इम्पॉसिबल कि सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम उन्हें याद कर सकें। तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नोइंग द प्रॉफिट और लॉस। It basically helps in determining the financial result of the financial transactions. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने गेन किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है या फिर लॉस इनकर कर रही है, ठीक है, हमें उसके बारे में पता लग जाता है कि घाटे में जा रही है या फिर प्रॉफिट कमा रही है बिजनेस, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पता लग जाता है थ्रू अकाउंटिंग कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जो हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इससे हमें मेनली पता लग जाता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस वगैरह का पता लग जाता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बारे में पता लग जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद हमें पता लग जाता है कि कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर कितना लॉस हो रहा है बिजनेस को। नाउ कम्स द थर्ड, दैट इज नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो फाइनेंशियली कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, एंड वहां से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन या फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करती है किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो वो टॉप मैनेजमेंट यूज कर सकती है ताकि जितने भी बजटिंग वगैरह करनी हो आगे, ओके, सीवीपी एनालिसिस करना हो, ब्रेक इवन एनालिसिस के वो करने हो,
तो जो मेजर डिसीजंस हैं उसको बनाने में ये हेल्प करती है अकाउंटिंग। ओके, फिर आता है हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। ये भी वही है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब हमें पता लग गया कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो उसी अकॉर्डिंग जो है टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस फॉर्म करेगी। नाउ कम्स दिस सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज इंश्योर लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस एज पर द लॉज या फिर टैक्स रूल। ठीक है, कि हमारे जैसे अकाउंट्स में होता है कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 है जैसे, ठीक है, कि उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अकाउंट्स हैं वो उन्हें फुलफिल कर भी रही है या नहीं कर रही, या कंपनी उन्हें अधेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अकाउंटिंग से हमें पता लग जाता है। देन कम्स प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, एंड इसमें जितने भी एसेट जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एंड उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है, तो फ्रॉड वगैरह का कोई चांस नहीं होता, चीटिंग का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो ये 6-7 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन उस डेट पे कितनी है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितनी लिक्विडेशन है कंपनी की, ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, लॉस कितना इंकर कर रही है, हमें उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स, जितने भी इंटरनल है एक्सटर्नल यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो है लीगल कंप्लायंस की जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंट्स एरर एंड फ्रॉड। नाउ कम्स टू द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। वैसे हमने पढ़ा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस की बेस पे, जैसे एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ बिल्स या फिर रिसिप्ट्स होगी, ठीक है, बिल्स या फिर रिसिप्ट्स होगी, ठीक है, इस बेसिस पे हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। बट आगे हम पढ़ेंगे कि कई जगह हम एस्टिमेट्स भी यूज करते हैं, हम एस्टिमेशंस का भी यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है ये इग्नोर करती है नॉन मॉनिटरी आइटम्स। ठीक है, नॉन मॉनिटरी या फिर क्वालिटेटिव आइटम्स जितने भी हैं उन्हें इग्नोर करती है। तो क्वांटिटी पे क्वालिटी पे ये नहीं जाती। ठीक है, ये ओनली मॉनिटरी मनी रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करती है। अगर मैं बात करूं कि जैसे एलिमेंट्स हो गए, जैसे क्वालिटी ऑफ द फर्म हो गया, मॉनिटरी फर्म हो गया, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ बहुत ही एफिशिएंट है, फर्म के जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, तो ये सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, सो दे इग्नोर नॉन मॉनिटरी आइटम्स। उसके बाद है दिस आर बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंज। अब प्राइस लेवल चेंज का क्या मतलब हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल डाटा जितने भी हमने पास्ट में इवेंट्स किए हैं या फिर फ्यूचर में जितने भी ट्रेंड्स होंगे उन्हें ये नहीं देखती, जितने भी पास्ट के इवेंट्स हैं ये उन्हीं पे फोकस करती है। ओके, अब मैंने बताया था इग्नोर्स प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंजेस का मतलब क्या है? अब आगे आप पढ़ोगे कि एक टर्म होते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ मनी विल चेंज विद द टाइम। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज अगर 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है तो वो फ्यूचर में उतनी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी। तो अकाउंट एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा मनी है वो स्टेबल है,
तो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ऑन दी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब एक वर्ड है दैट इज विंडो ड्रेसिंग। आई थिंक दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ताकि जो भी हमारी वाइटल इंफॉर्मेशन है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, उन्हें हाइड किया जा सके। एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनल इंफॉर्मेशन है इस तरीके से शो की जाती है ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो ज्यादा अच्छी शो करे, बेटर शो हो पोजीशन। हालांकि बहुत ही खराब चल रही है, घाटे में चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत डूब रही है, लेकिन अकाउंट्स में उसे इस टाइप से शो किया जाएगा कि बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है। तो ये होता है एरर्स एंड फ्रॉड्स या फिर विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स। अब आता है यूज ऑफ एस्टिमेट। मैंने बताया था कि एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि कई जगह हम पढ़ेंगे कि जो अकाउंट्स हैं वो हम एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, मे नॉट शो ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बार ये अनरियलिस्टिक होती है, अनरियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं होते। जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं जो बेस्ड होते हैं एजम्पशंस के ऊपर। ओके, उसके बाद है डिफरेंट रूल्स यूज्ड। अब एक कंपनी कोई और रूल या फिर प्रोसीजर फॉलो कर रही है एंड दूसरी कंपनी कोई और रूल एंड प्रोसीजर फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप से होते हैं डेप्रिसिएशन। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग मेथड। तो अगर सपोज करो एक साल फर्म एसएलएम के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, दूसरी ईयर में डिमिनिशिंग से चार्ज कर रही है, तो जो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो डिफरेंट रूल्स के बार यूज कर लेती है जो भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। तो ये भी 6-7 हमने लिमिटेशंस डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहले ये नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि है क्वालिटेटिव आइटम्स को उन्हें इग्नोर करता है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल पास्ट जो डाटा है उसके इवेंट्स हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करता है, उसी पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। ये फ्यूचर ट्रेंड नहीं दिखाता। अगर सपोज मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी एंड अब उसमें मार्केट का प्राइस 15 रुपए है, ठीक है, तो वो 10 ही कंसीडर करेगा, 15 नहीं करेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होता है। उसके बाद है एरर्स एंड फ्रॉड्स होते हैं, मैनिपुलेशन होते हैं अकाउंट्स की। उसके बाद एस्टिमेट्स यूज करते हैं हम, assumptions के बाहर लगा लेते हैं। उसके बाद प्राइस जो चेंज है, अब इसमें भी प्राइस चेंज को नहीं कंसीडर किया गया है ना, ठीक है, तो ये प्राइस चेंज को कंसीडर नहीं करती है एंड कई बार ये ट्रू वैल्यू नहीं शो करती, ठीक है। ऐसे जो है हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं, उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है उस पर वो शो नहीं होती है। उसके बाद हम डिफरेंट रूल्स के बाद हम यूज कर लेते हैं। So these are the limitations of accounting. Now comes to the users of accounting information. Accounting के users कौन है, किस किस को accounting information चाहिए होती है? तो दो टाइप के users होते हैं, एक होता है internal users and एक होता है external users. दो टाइप के users हैं। इंटरनल यूजर्स हो गए जो भी इनसाइड द बिजनेस, बिजनेस के अंदर के लोग जितने भी हैं उन्हें इंटरनल यूजर्स कहा जाता है एंड बाहर के लोग जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है। अब अंदर के लोग में कौन कौन आ जाते हैं? ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजर्स वगैरह हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, ठीक है, ये सारे। ओके, तो ओनर जो होता है जिन्होंने पैसा लगाया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो उन्हें तो फाइनेंशियल जो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है या फाइनेंशियल जो पोजीशन है उससे पता होनी चाहिए ना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसने पैसा लगाया वो घाटे में जा रहा है या कमा भी रहा है वो कुछ, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या नीड है? तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो मेनली उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना जो फ्लरिश कर रही है।
अब कोई कंपनी है जो घाटे में जा रही है तो कोई भी एम्प्लॉय उस कंपनी में काम नहीं करेगा। तो इसलिए जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, दे आर ऑल्सो नीडेड। ओके, नाउ कम्स टू द एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमारे या फिर करना है इन्वेस्ट, तो उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे हमारी फर्म में। उसके बाद है क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स। अब क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स को इसलिए चाहिए होते हैं ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। अब किसी ने आपको उधार दिया है एंड वो कंपनी घाटे में जा रही है, तो उन्हें ये पता चल जाएगा ना कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए भी क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ताकि जो उन्हें पता चल सके कि उनकी जो लोन्स वगैरह हैं जो उन्होंने दिए हैं वो रीपे होंगे भी या नहीं होंगे। नाइन कम्स टू दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को लीगल कंप्लायंस के लिए, ठीक है, या फिर टैक्स के लिए, ठीक है, टैक्स के लिए क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। देन कम्स टू द कस्टमर्स टू चेक द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो है कस्टमर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देन कम्स द सप्लायर्स। अब सप्लायर्स का क्या मतलब है, टू डिसाइड वेदर टू सेल द गुड्स और गुड्स ऑन क्रेडिट, की वो उधार पे हमें गुड्स दे या ना दे, ठीक है, इसलिए भी सप्लायर्स को जो है वो नीड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। देन कम्स टू द पब्लिक टू अंडरस्टैंड द कंपनीज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे उस कंपनी का या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो पब्लिक होती है ये जानना चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे कर रही है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इसलिए जो पब्लिक है उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सो दिस आर दी टू यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में कंपनी के अंदर के बंदे आ जाएंगे एंड एक्सटर्नल में बाहर के जितने भी लोग हैं वो इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द टॉपिक दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इस पे एक लेक्चर बना रखा है, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो आप उस पर भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग मेनली क्या होता है, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंटिंग में हम मेनली 7 एक्टिविटीज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। तो पहले के जितने भी 4 स्टेप्स हैं, IMRC, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया एंड क्लासिफाइंग हो गया, ये आती है बुक कीपिंग में। ये 4 स्टेप्स, पहले के 4 स्टेप्स किस में आएंगे, बुक कीपिंग में। वेयरएस अकाउंटिंग में ये जितने भी, बुक कीपिंग तो इंक्लूड हो गई ही, बुक कीपिंग के 4 स्टेप्स इंक्लूड होंगे एंड बाकी के जितने भी 4 स्टेप्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो मतलब क्या है, जितने भी 7 के 7 या 8 के 8 जितने भी स्टेप्स हैं वो अकाउंटिंग में इंक्लूड किए जाएंगे। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब जो बुक कीपिंग होती है ना वो जूनियर स्टाफ करती है, ठीक है, इट इज डन बाय द जूनियर स्टाफ वेयर एज अकाउंटिंग इज डन बाय द सीनियर स्टाफ, ठीक है। और जो बुक कीपिंग होती है ये रूटीन नेचर की होती है, लगातार होती है, क्योंकि हमें रोज रोज जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना है, ठीक है, दे आर टू बी रिकॉर्डिंग इन सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये रूटीन टास्क होता है, रोज करते हैं। वेयरएज जो हमारी अकाउंटिंग होती है ये डायनामिक एंड एनालिटिकल नेचर की होती है, इट इज डायनामिक एंड एनालिटिकल नेचर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि बुक कीपिंग में ना कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने सिर्फ रिकॉर्ड करनी होती है ट्रांजैक्शंस। वेयरएज अकाउंटिंग में क्या होता है, हमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज इसमें हमें डिसीजंस बनाने होते हैं ना टॉप मैनेजमेंट को।
अब टॉप मैनेजमेंट तभी डिसीजन बनाएगी जब उनमें अकल होगी या स्किल्स होगी उनमें, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेयरएज अकाउंटिंग में स्पेसिफिक स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एंड बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले बुक कीपिंग की जाएगी एंड देन कम्स टू द अकाउंटिंग, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होती है एंड अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। देन कम्स टू दी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? तो अकाउंटेंसी जो होती है वो सब्जेक्ट या फिर फील्ड होती है, ओवरऑल फील्ड, जिसमें जितने भी हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं अकाउंटेंसी में। क्लियर है? तो अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखे जाए, ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? सबसे पहले बुक कीपिंग आती है जो सबसे छोटा टास्क है, उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग, उसके बाद आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला के बनती है, जिसमें जितने भी हमारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर अप किया जाता है। एंड ये वाइडर स्कोप है, इट्स अ वाइडर स्कोप, वाइडर कंसेप्ट होता है ये। क्लियर है ये चीज? तो ये एंटायर बॉडी होती है जिसमें जितने भी रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, दैट हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, उन्हें हम पता कर सकते हैं अकाउंटेंसी में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने जो चैप्टर 1 है क्लास 11 का वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने मीनिंग क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, प्रैक्टिसेस क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस के बारे में हमने बात कर ली, यूजर्स के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। एंड जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, बुक कीपिंग क्या होगी, अकाउंटिंग क्या होगी एंड अकाउंटेंसी क्या हो गई, ये हमने डिटेल में आज डिस्कस की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।